जय श्री राम दोस्तों, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बात चल रही थी कंपनी के गवर्नर जनरल के बारे में और हम पिछली वीडियो में कई सारे गवर्नर जनरल के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल की, जिनका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका कार्यकाल मेरे दोस्तों 1798 से 1805 तक था। अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तारित करने में और स्टेबिलिटी देने में, यानी कि स्थायित्व देने में सबसे बड़ा योगदान वेलेस्ली का है बच्चों। वेलेस्ली ने सहायक संधि व्यवस्था की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली से पहले ये संधि एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने भी ये वाली संधि, सहायक संधि, भारत के अंदर पहले प्रयोग की थी और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रथा की शुरुआत भारत में की बच्चों। अब होता क्या था बच्चों, सहायक संधि प्रथा के तहत यह प्रावधान था कि जो भी संधि करेगा कंपनी उसे सैनिक सुरक्षा देगी और एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना आवश्यक था। ठीक है बच्चों, बिना इस रेजिडेंट की अनुमति के उस राज्य का शासक किसी अन्य यूरोपीय व्यक्ति की सेवा नहीं ले सकता था। तो इस संधि का नाम क्या कहा गया? सहायक संधि। तो बच्चों इसके अंदर क्या कहा था कि जो भी संधि करेगा वो राज्य कंपनी का एक रेजिडेंट रखेगा, अंग्रेज रेजिडेंट। लॉर्ड वेलेस्ली ने नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को ट्रेंड करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कराई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख लीजिए, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताइए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने कराई? लॉर्ड वेलेस्ली ने कराई बच्चों। कलकत्ता में फोर्ट विलियम की कॉलेज की जो स्थापना हुई वो 1800 ईस्वी में हुई। 1800 ईस्वी में हुई बच्चों। लेकिन हुआ क्या, ये बहुत ज्यादा खर्चीली हो गई व्यवस्था, इस व्यवस्था में बहुत से पैसे खर्च हो गए, इसलिए 1806 में उसने इंग्लैंड में हैलीवरी ईस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए लोगों को ट्रेनिंग कराने की व्यवस्था शुरू करा दी, प्रशिक्षण देने की व्यवस्था शुरू करा दी। लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराई गई दोस्तों? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कराई गई। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन यह है कि बताइए बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता था मेरे भाइयों। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता था। वेलेस्ली ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बना दिया बच्चों। उसने इसको एक पॉलिटिकल पावर का स्वरूप दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गठन हुआ, जो सृजन हुआ, जो निर्माण हुआ, वो इसी के काल में हुआ था बच्चों। इसी के काल में दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, क्या काल बताया था मैंने आप लोगों को? एंग्लो मराठा युद्ध के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एंग्लो मराठा यानी एंग्लो मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया बच्चों। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर, आप लोगों को शायद याद हो, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इस बारे में हम एक वीडियो में बात भी कर चुके हैं। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और वो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुई थी और 1799 में हुई थी। ये बात हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बंगाल के ऊपर और आसपास के क्षेत्र के ऊपर, मैसूर पर किस तरह से अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित होता चला गया। चलिए बच्चों इससे आगे की बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार गवर्नर जनरल बनता है, लेकिन शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार कब गवर्नर जनरल बनता है? 1805 में, लेकिन यह बहुत लंबा समय नहीं बिता पाता और इसकी मृत्यु हो जाती है बच्चों। अब हम बात करते हैं इससे अगले गवर्नर जनरल की, जिनका नाम है सर जॉर्ज वॉरलो। इनका कार्यकाल था 1805 से 1807।
गवर्नर जनरल की महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र मैं आपको करता चला जाऊंगा। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पीरियड की घटना पूछी जाएंगी। सारे महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताता चल रहा हूं। बच्चों, जॉर्ज वर्लो के कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है वो थे वेल्लोर नामक स्थान पर सिपाही विद्रोह। ये जो वेल्लोर नामक सिपाही विद्रोह था, यह 1806 में हुआ था। बच्चों, अनेकों अंग्रेजों सैनिक इस विद्रोह में मारे गए थे, सिपाही मारे गए थे। अब बात आती है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट की। मैं आपको बताता हूं, यह है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। एक और लॉर्ड मिंटो आएंगे जो मार्ले मिंटो सुधार वगैरह वाले होंगे। ये कौन से लॉर्ड मिंटो है? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है, ठीक है ना बच्चों। लॉर्ड मिंटो दोबारा से आएंगे, वो सेकंड होंगे। हम बात करेंगे मार्ले मिंटो सुधार वगैरह, वो सब चीजें उनके काल में होंगी। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 तक इनका शासनकाल रहा बच्चों। इनके काल में महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी, उस संधि का नाम था अमृतसर की संधि। 25 अप्रैल तारीख स्मृति में अंकित कर दीजिए। 25 अप्रैल 1809 में किसकी संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई। और इस संधि की मध्यस्थता यानी मीडिएटर कौन बने? चार्ल्स मैडकॉफ बने, ठीक है। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी और मीडिएटर कौन बने थे? चार्ल्स मैडकॉफ, ठीक है बच्चों। चार्टर एक्ट 1813 में, चार्टर एक्ट 1813 में पास हुआ। अब हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है बच्चों, 1813 से 1823। एक वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में एंग्लो नेपाल युद्ध, और नेपाल के लड़ाकों को गोरखा भी कहा जाता है। तो कई जगह तो आप लोगों को एंग्लो नेपाल युद्ध लिखा मिलेगा और कई जगह आप लोगों को एंग्लो गोरखा युद्ध लिखा मिलेगा। गोरखा युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में गोरखा हार गए, जबकि गोरखाओं को बहुत बेहतरीन लड़ाकू माना जाता था, लेकिन वो गोरखा हार गए। बच्चों, पिंडारियों के जो प्रमुख नेता थे वो थे चीतू, वासिल मोहम्मद और करीम खान। वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान पिंडारियों के प्रमुख नेता थे। इसी के काल में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और उसमें मराठे पराजित हुए थे। बच्चों, इसी के काल में मराठा संघ पूरी तरह से समाप्त हो गया। मराठाओं की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई, उनका अस्तित्व लगभग खत्म होने लगा, ठीक है ना बच्चों। और मैंने आप लोगों को क्या बताया? पिंडारी एक महत्वपूर्ण थे। पिंडारियों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पिंडारियों का दमन किसने किया। वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खान पिंडारियों के प्रमुख नेता थे। मराठा संघ नष्ट हो गया बच्चों, मराठाओं की शक्ति समाप्त हो गई। वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रेस पर जो प्रिंटिंग प्रेस पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे, इसने इनको समाप्त कर दिया। इसने प्रेस के मार्गदर्शन के लिए कुछ नियम भी बनाए थे बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके काल में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से है वो है कि 1822 में टेनेंसी एक्ट, टेनेंसी यानी किराएदार यानी काश्तकारी अधिनियम इसके काल में ही लागू हुआ था और बंगाल में जो रैयत थे उनके अधिकारों को सुरक्षित कर दिया गया था। टेनेंसी एक्ट 1822 में इसके काल में आया बच्चों। इसके बाद कुछ समय के लिए अस्थायी नियुक्ति की जाती है जॉन एडम्स की। कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना जॉन एडम्स के काल की है नहीं, क्योंकि वो वैसे भी अस्थायी नियुक्ति की गई थी। इसके बाद 1823 से 1828 तक जो नए आपके गवर्नर आते हैं वो थे लॉर्ड एम हस्ट। बच्चों, इनके काल में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। लॉर्ड एम हस्ट के काल में पहला एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों और बर्मा के बीच में 1826 में यांडबू की संधि होती है बच्चों। बैरकपुर का जो सैनिक विद्रोह था 1824 में इन्हीं के काल में हुआ था।
भरतपुर राजस्थान के पास पड़ता है बच्चों। वहां पर वो अपनी बर्ड सेंचुरी के लिए भी पूरे विश्व में फेमस है, भरतपुर घाना। ठीक है ना बच्चों। तो भरतपुर पर कब्जा भी 1826 में इन्हीं के काल में हुआ था। इसके बाद एक और वायसर आते हैं जिनका नाम था विलियम वायले, जिनका कार्यकाल 1828 में था, और ये भी अस्थायी नियुक्ति के लिए आते हैं। अब होता क्या है, अब ये जो भारत के गवर्नर जनरल हैं, 1833 का चार्टर एक्ट आता है, और 1834 के चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिक को पूरे भारत का गवर्नर, संपूर्ण भारत का गवर्नर घोषित कर दिया जाता है। और ये जो विलियम बेंटिक हैं 1828 से 1835 तक रहेंगे। अब ये भारत के गवर्नर जनरल चल रहे हैं। ठीक है, इससे पहले बंगाल के और कंपनी के अधीन क्षेत्रों के गवर्नर जनरल की बात कर रही थी, लेकिन 1833 तक आते आते लगभग संपूर्ण भारत अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो अब बंगाल के नहीं है, अब अंग्रेजी क्षेत्रों के नहीं है, अब क्या है, भारत के गवर्नर जनरल। क्योंकि इस समय तक आते आते लगभग पूरा का पूरा भारत इन अंग्रेजों के कब्जे में आता चला जा रहा है। बच्चों, विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। बेटा, अब तक वो क्या कहा था, बंगाल का गवर्नर जनरल था या कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल थे, कंपनी के क्षेत्रों के अधीन थे। अब ये भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। इसी नए एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल। ठीक है, 1803 में लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर थे। ठीक है, विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही माथे पर जातीय निशान लगाना और कानों में बालियां पहनने पर अंग्रेजी लोगों ने रोक लगा दी थी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था वेल्लोर में सैनिकों का विद्रोह, मेन कारण यह था। क्या था, बालियां पहनना, कानों में बालियां नहीं पहनोगे और माथे पर जातीय चिन्ह नहीं लगाओगे। बच्चों, विलियम बेंटिक के काल की महत्वपूर्ण घटना है, 1829 में इन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा पर बच्चों रोक लगा दी, कानूनी समाप्त कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा पर रोक किसके काल में लगाई, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा विलियम बेंटिक के काल में। 1829 में सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया। बच्चों, अब संविधान की जो कानून की 17वीं धारा के अनुसार अब कोई भी विधवा अगर सती होती है तो इसे अवैध या गैर कानूनी माना जाएगा। मैं यहां पर आपको बता दूं कि भारतीय परंपरा में एक इस तरह की कुरीति आ गई थी, एक इस तरह की विचारधारा आ गई थी कि यदि कोई भी स्त्री का पति मर जाता है तो वो अपने पति के शव के साथ जिंदा चिता में जल जाएगी। जिंदा चिता में जल जाना ही सती प्रथा नामक एक अमानवीय व्यवस्था का प्रतीक हुआ, जिसको खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान, जिसके खिलाफ आवाज उठाने में सबसे बड़ा योगदान था राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को मैं आपको बता दूं, नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। भारत के पुनर्जागरण का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है बच्चों। और राजा राम मोहन राय ने जो आवाज उठाई उसे कानूनी रूप दिलवाया विलियम बेंटिक ने। चलिए बच्चों, विलियम बेंटिक सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बहुत जागरूक है बच्चों। ये शिशु बालिका हत्या को भी गैर कानूनी रोक लगा देता है। भारत के अंदर इस तरह की भी कुरीति प्रचलित थी कि लड़कियों को पैदा होते के साथ ही उनको मार दिया जाता था, उनकी हत्या कर दी जाती थी। बेंटिक ने ही शिशु बालिका हत्या को भी गैर कानूनी घोषित करा दिया बच्चों। ठीक है, अब भारतीय लोगों को महत्वपूर्ण राजकीय और जिम्मेदार पोस्ट पर भी नियुक्त करने का जो मार्ग प्रशस्त किया वो विलियम बेंटिक के माध्यम से ही किया। बच्चों, 1830 के आसपास ठगी प्रथा, भारत के अंदर
ठग। 1830 के आसपास भारत के अंदर ठगी प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी थी। इसने ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण घटना, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। सती प्रथा पर रोक लगाई गई, शिशु बालिका हत्या पर रोक लगाई गई, भारतीय लोगों को राजकीय और उत्तरदायी पदों पर नियुक्त करने का प्रावधान करा गया, ठगी प्रथा पर रोक लगा दी और कलकत्ता में महत्वपूर्ण कलकत्ता मेडिकल की कॉलेज की स्थापना विलियम बेंटिक के द्वारा करा दी गई बच्चों। ठीक है बच्चों, इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इसने मैसूर को और 1834 में कुर्ग को हड़प लिया और अंग्रेजी साम्राज्य का एक अंग बना लिया बच्चों। इसने क्या किया? इसने एक ऐसा कानून बना दिया कि जिसके आधार पर ना तो जाति और ना रंग देखा जाएगा, केवल किसी भी पद को या सेवा को पाने का अधिकार होगा योग्यता। जाति और रंग को छोड़ दिया, योग्यता पर इसने बल दिया। बच्चों, इसने उच्च पदों पर भारतीयों को अपनी सेवाएं देने का अवसर दिया, वरना इससे पहले भारतीय लोग उच्च पदों को सुशोभित नहीं कर पाते थे। ठीक है बेटा, विलियम बेंटिक। ठीक, बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन वाले बच्चे तो इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए अपने दिमाग में अंकित कर लें, क्योंकि सीटेट में क्योंकि टीचर्स एग्जाम में हमेशा यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत के अंदर पहली बार शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने की सिफारिश किसने की? लॉर्ड मैकाले ने की। किसके काल में की? विलियम बेंटिक के काल में। ठीक है ना बच्चों, तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया गया। कब? 7 मार्च 1835 को मैकाले की सिफारिश पर भारत में शिक्षा का माध्यम इंग्लिश को बना दिया गया बच्चों। ठीक है, भारत में सामाजिक सुधारों के लिए विलियम बेंटिक द्वारा किए गए कार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे जरूरी बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सती प्रथा का अंत इसने कराया और शिशु बालिका वध भी इसने समाप्त करा दिया गया था। तो विलियम बेंटिक का कार्यकाल भारतीय समाज के लिए, भारतीय सोशल रिफॉर्म्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। लेकिन इस योगदान में एक भारतीय का सबसे बड़ा योगदान था राजा राम मोहन राय जी का। चलिए बच्चों, अब बात आती है हमारे अगले गवर्नर जनरल की, जिनका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। 1835-36 इनका अल्प कार्यकाल था, केवल 1 साल के लिए ये भारत के गवर्नर रहे। तो इन्होंने क्या किया? जो प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जो कंट्रोल था अंग्रेजी गवर्नमेंट का, उससे नियंत्रण हटा दिया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का मतलब प्रिंटिंग प्रेस यानी छापा खाना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चार्ल्स मैटकॉफ को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। कार्यकाल बहुत अल्प है, लगभग 1 साल का कार्यकाल है, 1835 से 1836। इसके बाद बात आती है लॉर्ड ऑकलैंड की। हर गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिया जा रहा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत क्विकली दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास समय बहुत कम है। आप लोगों के पास पढ़ने के लिए भी बहुत मुश्किल से समय आप लोग निकाल पाते हो, ऐसा मुझे आजकल महसूस होता है। क्लासरूम में भी जब बच्चों से सुना जा रहा है तो वो चीज नहीं आ रही है जो आनी चाहिए बच्चों के अंदर। बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई हंसी खेल नहीं है। उसके लिए आप लोगों को अपना पूरा बेस्ट देना होगा, अपने आप को इस भट्टी में झोंक देना होगा कि जब आप इतनी बुरी तरह से अपने आप को झोंक दो कि जब आप बाहर निकलो तो आप तपता हुआ सोना आओ, आप निखर कर निकलो, नौकरी आपको हर हालत में मिले। बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की। कार्यकाल 1836 से 1842 तक बच्चों। इसके काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है एंग्लो अफगान युद्ध, जो हुआ 1839 से 1842 तक।
बच्चों, एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों को बहुत मुश्किलों से बहुत नुकसान हुआ, भारी क्षति का सामना करना पड़ा। बच्चों, 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत करवाई थी लॉर्ड ऑकलैंड ने। आपको मैं बता दूं, ये वही जीटी रोड है जो मौर्य काल में भी थी, और इसको वर्तमान में शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। और शेरशाह सूरी ने भी इस रोड की मरम्मत करवाई थी, लेकिन ये रोड मौर्य काल से भी, मौर्य काल के लगभग के समय की थी। ठीक है। ब्रिटिश संसद ने इसके समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी के लिए विदेश जाने की परमिशन देनी शुरू कर दी। ब्रिटिश संसद ने इसके काल में भारतीय लोगों को क्या परमिशन दी कि अब आप डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हो। बात चल रही है लॉर्ड ऑकलैंड की। इसके बाद कार्यकाल आता है लॉर्ड एलनबरो का। बच्चों, 1842 से 1844 तक इनका कार्यकाल होता है। पहला अफगान युद्ध जो होता है वो इनके कार्यकाल में समाप्त होता है। अगस्त 1843 में सिंध को पूरी तरह से, सिंध, ठीक है, सिंध पाकिस्तान में है, सिंध को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। बच्चों, 1843 में एक एक्ट के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति कर दी जाती है। और जिस रविवार की यानी संडे की छुट्टी को आप एंजॉय कर रहे हो ना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो संडे की छुट्टी यानी रविवार की छुट्टी मिस्टर लॉर्ड एलनबरो के द्वारा आप लोगों को दी गई है। इसी के काल में 1843 से रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि छुट्टी एक बहुत जरूरी थी। वो छुट्टी किसने देनी शुरू करी? 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने हमें संडे की छुट्टी दिलवाई। चलिए बच्चों, इसके बाद बात आती है लॉर्ड हार्डिंग की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सबसे पहली महत्वपूर्ण घटना इसके काल में हुई एंग्लो सिख युद्ध। 1845-46 तक चला। अंग्रेज जीत गए एंग्लो सिख युद्ध में। बच्चों, इसने नरबली तो आप समझते हैं, जीते जागते व्यक्ति को मनुष्य का बलि चढ़ा दिया जाना। इसने नर बलि पर कानूनी रूप से बैन लगा दिया। अब किसी भी नर की, किसी भी व्यक्ति की बलि नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो कार्यकाल आता है, अब जो कार्यकाल आने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यकाल आने वाला है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल आने वाला है, जिसके काल में भारत के अंदर उथल पुथल मच गई। बच्चों, आधुनिक भारत के, इसका कार्यकाल क्या था? 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी। आधुनिक भारतीय इतिहास में इसका शासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों, इसने बहुत सारे डेवलपमेंट के काम करे, इसने बहुत सारे सुधारात्मक काम करे, लेकिन यह बहुत विवादास्पद, बहुत ज्यादा बर्बाद और बहुत ज्यादा बदनामी भरा कार्यकाल इसका रहा। कारण आपको मैं बताऊंगा कि भारत के ऊपर आधिपत्य जमाने में विभिन्न प्रकार के राज्यों को हथियाने में इसने किस किस तरह के कार्य किए। सबसे पहले जैसे इसने कार्यकाल संभाला ना बच्चों, तो इसके कार्यकाल में जैसे ही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 में हुआ और उसके बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। बच्चों, अब होता क्या है, जैसे इसने पंजाब से जीत हासिल करी तो बच्चों इसके हाथ पड़ जाता है हमारा कोहिनूर हीरा। और कोहिनूर हीरे के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। ये कोहिनूर हीरा किसके पास था? ये महाराजा रणजीत सिंह के पास था। भेंट स्वरूप ये इस हीरे को महारानी विक्टोरिया के पास भिजवा देता है और महारानी विक्टोरिया के पास ये हीरा पहुंच जाता है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि 1739 में नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला से ये कोहिनूर हीरा लूटकर ले गया था। इसके बाद हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि ये भारत में फिर वापस आ गया था। अब ये महाराजा रणजीत सिंह के पास था। ये भेंट स्वरूप इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा हमारा भिजवा देता है। ठीक है। अब होता क्या है, डलहौजी के काल में ही आंग्ल यानी अंग्रेज, एंग्लो बर्मा युद्ध लड़ा जाता है, सेकंड वाला। ठीक है। अब क्या होता है,
लोअर बर्मा और पीगू को, लोअर बर्मा और पीगू जगह का नाम, ये इन दोनों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है बच्चों। दो अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर डलहौजी इसी बहाने सिक्किम पर भी आक्रमण कर देता है और 1850 में सिक्किम को भी अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना लेता है। यानी अब इसकी विस्तारवादी नीतियां हमारे लिए घातक होने लगी हैं। हर तरफ ये कब्जा करता चला जा रहा है, भारतीय क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करता चला जा रहा है। ठीक है, व्यापगत सिद्धांत, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत सिद्धांत, लाम नीति, हड़प नीति। बच्चों ये बहुत सारे नामों से आती है, इसको आप अच्छे से ध्यान कर लेना। व्यापगत सिद्धांत, लाम नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्यालय सिद्धांत, बहुत सारे नाम हैं इसके। हर बार एक नए नाम से एसएससी द्वारा पूछी जाती है। क्या थी ये नीति? डलहौजी ने यह व्यवस्था कर दी कि जिस राजा का कोई सगा वारिस नहीं होगा उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। आप लोगों को याद होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास अपना कोई भी सगा पुत्र नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने पुत्र को गोद लिया था, लेकिन इसने उनके पुत्र को उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। अब रानी लक्ष्मीबाई अपनी पूरी कोशिश करके डलहौजी के खिलाफ युद्ध छेड़ देती हैं। ठीक है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पति अल्प आयु में ही स्वर्ग सिधार गए थे और रानी लक्ष्मीबाई की अपनी सगी संतान ना होने के कारण डलहौजी ने उनके पुत्र को उनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था। ठीक है, 1852 में डलहौजी इनाम कमीशन की स्थापना करता है और इस इनाम कमीशन में होता क्या है, जो भूमि वाले लोग हैं जिनके बारे में अज्ञात जागीरें हैं उनका पता लगाकर उनको छीन लेना, उनको हड़प लेना। जो लावारिस हैं, जो लावारिस जागीरें हैं उनका पता लगाना या भूमि कर के बारे में पता लगाकर उनको हड़पना, उनको छीनना, क्या नाम था? इनाम कमीशन। 1852 में इसने गठित किया। बच्चों 1856 में ये कुशासन का आरोप लगाकर अवध को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। और अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। याद रखना बच्चों, अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। ठीक है बच्चों, चलिए अंग्रेजी साम्राज्य में इसने मिला लिया। किस किस राज्य को ये कैसे कैसे हड़प रहा है ये भी देखिए। सतारा राज्य मैं बता रहा हूं, इसकी विस्तारवादी नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं। इसने विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर, विभिन्न तरीके के आरोप लगाकर और नए नए हथकंडे अपनाकर भारत की सारी शासन व्यवस्था को अपने अंग्रेजी शासन में मिलाने के लिए जो प्रयास किए। सबसे पहले सतारा को 1848 में हड़पता है, जैतपुर को 1849 में हड़पता है, संबलपुर को 1849 में हड़पता है, बाघाट को 1850 में हड़पता है, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। 1856 में यह अपनी अंग्रेजी सेना का मुख्यालय शिमला ट्रांसफर कर देता है बच्चों, शिमला ट्रांसफर कर देता है अंग्रेजी सेना का मुख्यालय। 1856 में यह तोपखाना कलकत्ता से मेरठ ले जाता है। डलहौजी शिमला को अपनी गर्मियों की राजधानी बना लेता है। अंग्रेज लोग थे, इन लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी और शिमला गर्मियों में ठंडी रहती है, इसलिए गर्मियों के दौरान ग्रीष्मकालीन राजधानी भारत की डलहौजी के काल में क्या बन गई थी? शिमला बन गई थी। बच्चों इसने भी नरबली को रोकने की कोशिश की थी। ठीक, एक बात और, भारत में सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर महत्वपूर्ण पॉइंट को आपके सामने वर्णित किया जा रहा है, आप इन्हें अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लेना। यकीन मानो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से बहुत बड़ा हिस्सा इस पोर्शन में से पूछा जाएगा जो आपको बताया जा रहा है। भारतीय नागरिक व्यवस्था में पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किसने करवाई? डलहौजी ने करवाई बच्चों। 1893 में डलहौजी कलकत्ता और आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा किस किस के बीच चली? कलकत्ता से आगरा के बीच चली। किस सन में चली? 1893 में।
1854 में इसने एक स्वतंत्र विभाग की लोक सेवा विभाग की स्थापना कराई थी बच्चों। भारत में पहली बार डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। 1854 में पहली बार पोस्ट ऑफिस एक्ट पास हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ? डाक टिकट का प्रचलन भारत में जो पहली बार हुआ वो 1854 में हुआ। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। इसको 53 कर लेना बेटा, इसमें थोड़ा सा, ठीक है, इसको 53 कर लेना, ये 93 लिखा हुआ है। ठीक, चलिए 1854 क्योंकि 53 की बात चल रही है ना। चलिए, अब डलहौजी ने देश के अंदर 2 पैसे की दर से पत्र भेजने की व्यवस्था की थी बच्चों। अब सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने जिस रेल में आप सफर कर रहे हो उस रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। तार व्यवस्था इसने शुरू कराई, ये सारी की सारी चीजें डलहौजी के द्वारा। इसी के काल में पहली बार 16 अप्रैल 1853, तारीख नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अंदर पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। वो 93 थोड़ा सा गलत था, टाइपिंग एरर है बच्चों, प्रिंटिंग एरर हो जाती है, टाइपिंग एरर। ठीक, पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली रेलगाड़ी चली और इस रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर है। पहली रेलगाड़ी भारत के अंदर 16 अप्रैल 1853 को चली। कहां से कहां तक चली दोस्तों? बंबई से ठाणे के बीच चली। तो भारत में रेलवे का जनक किसको माना गया? डलहौजी को माना गया। और इस रूट की लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर की इस रूट की लंबाई है बच्चों। वुड डिस्पैच, एजुकेशन वालों के लिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने एजुकेशन वालों के लिए बताया था, लॉर्ड मैकाले वाला। अब ये दूसरा आता है। वुड डिस्पैच के सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार 1854 में डलहौजी लागू करवाएगा। इसके तहत जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, ठीक है ना, स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज और तीनों प्रेसिडेंसी, कौन कौन सी हैं तीनों प्रेसिडेंसी? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। इन तीनों में एक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। साथ ही हर प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक का पद आप लोगों को पता होगा, एजुकेशन डायरेक्टर का पद होता है। हर प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक के पद की स्थापना भी इसी के काल में हुई। बच्चों, हर प्रांत में लोक निर्माण विभाग यानी PWD यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना कौन करा रहा है? डलहौजी करा रहा है। 1855-56 में संथाल विद्रोह किसके काल में हो रहा है? डलहौजी के काल में हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, 1855-56 में संथाल विद्रोह डलहौजी ने करवाया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब डलहौजी के बारे में भी बात खत्म हो गई। बच्चों, मैंने आप लोगों को सारे महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा दिया है। एक एक शब्द मेरा बताया गया इतना महत्वपूर्ण है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर मिलेंगे जल्दी से।